तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट क्लास है मेरा। आपका है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर आपने भी मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है तो आपका भी लास्ट क्लास है। नहीं कुछ बाकी है तो उसको जल्दी से कर लेना है, बैकलॉग में रहना चाहिए। हर लेसन आगे आएगा तो वो एक काम लेके आएगा, इसलिए पिछले काम को पहले ही समाप्त कर लेना उचित है। ठीक है, काम कितना है बता दिया आपको। तो हम लोग कल पढ़े थे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। आपने इक्वेशन के दर्शन किए, आई होप आपने उसको प्रणाम कर आशीर्वाद दे लिया होगा। उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है। उसका सॉल्यूशन 64 पेज में होता है, 64 पेजेस, एंड दैट रिक्वायर्स विगरस मैथमेटिक्स, जो हम लोग पढ़े भी नहीं है, इसलिए हमको जरूरत भी नहीं है। जो लोग क्वांटम मैकेनिक्स का विद्वान बनेंगे जाएंगे बाद में वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स वाले पढ़ेंगे उसमें। हमारा अपना काम है कि हम कैसे उससे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन मैं एक बार फिर से लिखता हूं, d2 psi by dx स्क्वायर प्लस d2 psi by dy स्क्वायर प्लस d2 psi by dz स्क्वायर प्लस 8 pi स्क्वायर m by h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है। आप जानते हैं कि x y z का वैल्यू, x y z आपको पता है, x y z ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ऊपर वाला z एक्सिस होगा। तो x एक्सिस में क्या वैल्यू है डिस्टेंस का वो बताता है, y वाला y बताता है, z वाला z बताता है। बाकी h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m है मास, m है मास उस ऑब्जेक्ट का जिस पर लागू करते हैं, E है टोटल एनर्जी और V है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन से हम लोग दो चीज निकालना चाहते हैं। क्या सब? एक साई और दूसरा ई। साई और एनर्जी निकालते हैं। तो साई का जो मान आता है वो होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको हम एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड कर सकते हैं। एक वैल्यू एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। हमने बताया था आपको कि ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है। अपना एटम तो स्फेरिकल है, सो वी हैव टू अप्लाई द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे एक्स वाई जेड को। तब जो साई का वैल्यू आएगा वह डिपेंड करेगा आर, थीटा और फाई पर। एक वैल्यू आएगा जो आर पे डिपेंड करेगा, एक थीटा पर, एक फाई पर, और तीनों को मिला देंगे तो कंप्लीट साई हो जाएगा। एटम में या किसी भी स्फेरिकल शेप, किसी भी स्फेरिकल शेप में जब अप्लाई करेंगे इसको हम, तो तीन वैल्यू आएगा, वन डिपेंडेंट ऑन आर, अदर डिपेंडेंट ऑन लेस्ट टू डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा एंड फाई। तो जो साई आर होगा इसे कहते हैं रेडियल पार्ट, और जो साई थीटा होगा और साई फाई होगा इसको दोनों को बोलते हैं एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट हम लोग इसको लिखते हैं आर, कैपिटल आर, इसको लिखते हैं कैपिटल थीटा और इसको लिखते हैं कैपिटल फाई। आर डिपेंड्स ऑन आर,
थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई डिपेंड्स ऑन फाई। और इसी आर थीटा फाई को हम गुना कर देंगे तो हमको साई कंप्लीट मिल जाएगा। हमें चाहिए नहीं, आपको जानकारी चाहिए। कहीं देखेंगे लिखा हुआ आर आर तो आप समझ जाएंगे व्हाट आर आर मीन्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आर आर लिखा हुआ है मतलब वैल्यू ऑफ साई व्हिच डिपेंड्स ऑन आर ओनली। एंड व्हाट थीटा थीटा मीन्स value of psi depends on theta only, and what phi means value of psi which depends on phi। ठीक है, तो ये रेडियल पार्ट है। यह रेडियल पार्ट बताएगा हमको कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब साइज। इसी से मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यह देगा साइज ऑफ ऑर्बिटल, और ये देगा स्पेस एंगल। इससे मिलेगा हमको शेप, इससे मिलेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज, इस दोनों से मिलेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और ये देगा एजी मुथल क्वांटम नंबर l, और ये देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, आप क्या समझे? आपको समझना है कि श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर साई के 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो आर डिपेंडेंट होगा वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा, और उससे हमको ऑर्बिटल का साइज पता लगेगा, साइज। और जो 2 होंगे एंगुलर, एक थीटा डिपेंडेंट एक फाई डिपेंडेंट। थीटा डिपेंडेंट जो होंगे वो एजीमुथल क्वांटम नंबर L देंगे, और जो फाई डिपेंडेंट है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M देंगे, और ये दोनों मिलकर देंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप। ठीक है, कल हमने बात किया था कि साई इज मीनिंगलेस। श्रोडिंगर जिसने इस इक्वेशन को दिया वो खुद नहीं जानता था साई का मतलब क्या है, साई क्या होगा। साई उसने कहा वेव का कोई प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा पता। नील्स बोर भी ट्राई किए तो बहुत नहीं समझ पाए। कोई कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई कहा ये एम्पलीट्यूड है, वेव का एम्पलीट्यूड है, वेव का एम्पलीट्यूड ये होता है। समझते हैं हम लोग, ये हुआ एम्पलीट्यूड, ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। कहां से कहां तक वेव का एरिया है, एरिया सो हुआ यही, इसलिए आपने कहा कि इसको एम्पलीट्यूड फंक्शन बोलते हैं। सच नहीं है ये वेव एम्पलीट्यूड नहीं देता है। तो साई इटसेल्फ इज नथिंग बिकॉज साई मे हैव इमेजिनरी वैल्यू, और इमेजिनरी वैल्यू तो कोई मतलब नहीं होता है। बट साई स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। साई स्क्वायर गिव्स अस प्रोबेबिलिटी of finding a moving microparticle at any point in general, और हम लगाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन पर। in case of atomic structure psi square gives probability of finding an electron at any place at any point। जो बताइए आप, जो जहां अप्लाई करेंगे वो देगा। ठीक है, तो अब psi square का हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं साई स्क्वायर को, हम देखते हैं कि साई स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है। हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, उसको हम लोग अभी भी वेरीफाई करते हैं। तो रिजल्ट जो आता है दैट रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट, याद रखिए 100% नहीं, प्रोबेबिलिटी बोलता हूं ना मैं।
प्रोबेबिलिटी है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है? तो अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसा रिजल्ट आता है हम लोगों को। रिजल्ट कैसा मिलता है। साई व्हिच डिपेंड्स ऑन 3 वैल्यू बता दिया आपको, 1 रेडियल एंड 2 एंगुलर वैल्यूज। मैक्स बॉर्न ने कहा स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट ए पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो पॉइंट पर देगा, अगर लाइन में करेंगे तो लाइन में देगा, प्लेन में करेंगे तो प्लेन में देगा, और 3 डायमेंशनल स्पेस में अप्लाई करेंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में वह देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। उसी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है? साई स्क्वायर को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है वो देखिए। हम लोग साई स्क्वायर को आर मतलब डिस्टेंस, न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। ये अपना ओरिजिन है, यहाँ न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से हम जैसे, ये मान लो न्यूक्लियस है, इससे हम जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये जानकारी हमको इस ग्राफ से मिलेगा। और हमको ग्राफ मिलता है जो 1s के लिए वो ऐसा मिलता है। ये कहता है कि न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, और यहां आकर लगभग एट सर्टेन डिस्टेंस इट विल बिकम 0। और जब 2s का ग्राफ लेते हैं हम लोग, 2s का, तो ऐसा आता है। न्यूक्लियस पर मैक्सिमम, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है साई स्क्वायर का वैल्यू घटेगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगा। फिर उस व्यक्ति देख रहे हैं ना, नीचे चल दिया, फिर कुछ समय के बाद 0 हो जाएगा। ये जो जगह है, ये जगह इसको बोलते हैं नोड। हम लोग पढ़ेंगे आगे। नोड है वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है? ये 1s का है, ये 2s का है, ऐसे ही 3s का होगा। 3s में क्या हो जाएगा? 3s में ऐसा हो जाएगा। 3s देखिए 2 नोड हो जाएगा इसमें, 2 नोड होंगे, नोड 1, नोड 2। ठीक है? इसमें 2 नोड होंगे, एंड सॉन जाएगा इसी तरह। ऐसे पी करेंगे तो फिर इसी तरह से आएगा। लेकिन ये तो बहुत एब्सर्ड रिजल्ट है। ये कहता है कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है। तब इसको 4πr² dr से मल्टीप्लाई किया गया वॉल्यूम से। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम ना। जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा होगा वहां डेंसिटी बड़ा होगा ना। ध्यान दिए, डी बराबर क्या होता है? m/v। कोई चीज का भी अमाउंट, तो अगर v छोटा हो जाएगा तो d क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, 4πr² dr से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट ऐसा होता है। P और R, तो रिजल्ट ऐसा आता है।
ये रिजल्ट क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इज 0 and as distance increases probability increases becomes maximum and then starts decreasing and at infinity it becomes 0. और कितना सुंदर बात है देखिए, ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का, इसका वैल्यू पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और बोर से जब निकालते हैं हम वो याद है कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये बोर मॉडल से आया था, इसको लोगों ने नकार दिया कि बोर को एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, झूठ बोलता है। देखिए रिजल्ट, बोर का मॉडल से जो रिजल्ट निकला वह क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा वेरीफाइड है। यही जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे अधिक है, और यहीं पर बोर ने कहा था यही फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। कुछ अंतर दिख रहा आप लोगों को? जगह तो समान है, कंसेप्ट में क्या अंतर है? कंसेप्ट में क्या अंतर है? कंसेप्ट में अंतर है कि बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा, नहीं, certain selected circular path of fixed energy, निश्चित पथ है वहीं पर रहेगा। इसमें क्या बोले हैं हम? probability of finding electron is maximum, यहां मिलने की संभावना सबसे अधिक है। इसका मतलब वो इसके आगे पीछे भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर मिलने की संभावना सबसे अधिक होगी। इतना ही अंतर बोर के ऑर्बिट में और आज के ऑर्बिटल में। ध्यान रहेगा, ऑर्बिट इज सर्टेन प्लेस where there is 100% guarantee of finding electron, and orbital is the place where probability of finding electron is maximum. ठीक है? तो जब ऐसे P का R में ग्राफ खींचते हैं तो 1s का ऐसा ग्राफ आता है, 2s का ऐसा ग्राफ आता है। ये हुआ नोड, ये 2s, 3s में कैसा आएगा आप समझ सकते हैं। ये दो नोड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नोड, तो वहां देखेंगे नोड होते हैं n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। तो 1s के लिए n कितना हुआ 1, l हुआ 0, 1 minus 0 minus 1 बराबर 0। 1s has no node, 2s में n हुआ 2, l हुआ 0 और माइनस 1, एक नोड होगा। n माइनस l माइनस 1, इसका n हुआ 3, l हुआ 0 माइनस 1 बराबर 2। तो किसी भी सब ऑर्बिट के लिए आपसे पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, उसको रेडियल नोड बोलेंगे। बता देंगे आप n माइनस l माइनस 1 से हम रेडियल नोड निकालते हैं, और ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। अब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कैसे दिखाएंगे वो देखिए, मैं दिखाता हूं। साई वर्सेस आर वाला, साई स्क्वायर वर्सेस आर वाला। पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नगण्य होगी। ग्राफ को याद करो, ऐसा ग्राफ था, ऐसा। और जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से हम आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी
बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक जगह पर मैक्सिमम हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां डेंसिटी मैक्सिमम, इसके बाद फिर घटना शुरू होगा और जैसे इंफिनिटी के पास जाएंगे जीरो हो जाएगा। इंफिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस, एकदम अनंत नहीं। ये हुआ प्रोबेबिलिटी, पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ और फिर घटना शुरू हुआ। ये 1s का हुआ। 2s में कैसा होता है ध्यान दीजिए, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ किसी जगह पर, फिर घटने लगा, घटकर जीरो हो गया, जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते एक जगह आया जहां पर बहुत बढ़ गया। ये जो बीच में खाली जगह दिख रहा है, इसी का नाम है नोडल स्फीयर या नोड्स। क्योंकि स्फेरिकल होगा ये, इसे इसका नाम होगा नोडल स्फीयर, नोडल स्फीयर या सीधे नोड कहते हैं। इसी को रेडियल नोड भी कहते हैं, जो निकाले हम लोग n-l-1। तो अब ये क्या हो गया अंतर, 1s में एक ही जगह था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 2s में दो जगह हो गया, जहां पर 1 है वहां भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है और 2 पर ज्यादा है। इसलिए देखिए ग्राफ, जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर घट के जीरो हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर जीरो हुआ। 3s में क्या होगा, फिर कुछ समय जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर तीसरा होगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, इसका शेप ऐसा ही रहेगा, साइज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, एज n increases, size increases, size of orbital and its energy increases. Size of orbital and its energy increases. साइज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, शेप सेम रहेगा। सारे s ऑर्बिटल के शेप स्फेरिकल ही होंगे, s ऑर्बिटल के शेप स्फेरिकल ही होंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है पूछो, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला चीज है ये, कुछ मन में क्वेश्चन है तो बताओ। इसके अलावा कोई बात और छिपा हुआ नहीं है इसमें, इतना ही बात है कि रेडियल पार्ट से हम साइज निकालेंगे और एंगुलर पार्ट से शेप निकालेंगे। रेडियल पार्ट से ऐसे ग्राफ खींच के देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। और शेप निकालते तो क्या रिजल्ट आता है, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, चाहे 1s हो, चाहे 2s, 3s, 5s, कोई मतलब नहीं। लेकिन n इंक्रीज करने से साइज बड़ा होगा और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसका हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हैं, जो सिर्फ बाउंड्री दिखाते हैं कितना दूर तक रहेगा। तो 1s में हम ऐसे बनाते हैं, ये हुआ 1s। 2s में क्या होगा, 2s का ये होगा, 3s में क्या हो जाएगा, ये 3s हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, n का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे शेप तो बढ़ता जाएगा, सॉरी साइज शेप सेम रहेगा। शेप इज ऑलवेज स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल,
shape is spherical. Only size will increase with increasing number of n, और इसलिए नोड बढ़ेंगे, स्फेरिकल नोड, नोडल स्फीयर। इसमें नोड नहीं है, इसमें ये नोड हुआ या नोड, इस बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होगी। इसमें दो नोड होंगे, एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ। नोड मतलब बीच का जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य हो। कभी ट्रेन से यात्रा किए हैं आप लोग? ट्रेन से यात्रा किए हैं तो गौर कीजिए, किसी स्टेशन से ट्रेन खुलती है, स्टेशन के पास बहुत भीड़ होता है, दोनों तरफ काफी मकान दिखते रहते हैं। जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन से निकलती है बाहर की ओर, तो क्या होता है? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी घटता है ना, घरों की संख्या घटती है, भीड़ भाड़ घटता है, कम लोग दिखते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है, केवल खेत दिखता है, खाली जंगल दिखता है या पहाड़ दिखता है, कुछ नहीं रहता है। और फिर कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद फिर एक दो घर दिखना शुरू होता है, कुछ लोग दिखने शुरू होते हैं, फिर कुछ ज्यादा घर दिखने लगता है, कुछ भीड़ दिखने लगता है, फिर क्या होता है? अगला स्टेशन आ जाता है। नहीं, तो ये हुआ स्टेशन सब। बीच में देखते हैं खेत है जहां पर कोई आदमी नहीं मिल रहा है, ये हुआ नोडल स्फीयर, है ना। हर दो स्टेशन के बाद खाली जगह रहता है, दैट इज नोड। अब आइए पी को देखते हैं हम लोग। पी ऑर्बिटल, एस तो देख लिया, पी देखिए। पी का शेप होता है डम्बेल। डम्बेल मतलब डमरू। घर में है डमरू? नहीं, घर में नहीं। कहाँ देखे? तो मंदिर में से। मंदिर में देखे। कुछ पहले आइसक्रीम बेचने वाला आता था डमरू बजाते हुए, अब शायद नहीं आता है ना। तो पी का होता ऐसा होता है, पी एक्स एक्सिस में, पी वाई एक्सिस में, और पी जेड एक्सिस। इसको डम्बेल से बोलते हैं, डम्बेल। आपको मालूम है पी और वाई तीन तरह के होते हैं, मालूम है ना। हम लोग तीन बॉक्स बनाते हैं, ये तीन होते हैं। इसका नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। पी एक्स, पी वाई, जिसका लोब, इसको लोब बोलते हैं, लोब। ये दो लोब हैं, इसे डम्बेल बोलते हैं, दो लोब हैं डमरू की तरह। जिसका लोब एक्स एक्सिस में है उसका नाम है पी एक्स, जिसका लोब वाई एक्सिस में है उसका नाम है पी वाई, और जिसका लोब जेड एक्सिस में है उसका नाम है पी जेड। पी वाई, पी जेड आप समझते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये। तो जिसका लोब एक्स एक्सिस दोनों तरफ, इधर भी दो लोब है। सेंटर पर 0, न्यूक्लियस पर कल परसों पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इधर न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ डेंसिटी 0 है, बढ़ना शुरू होता है, एक्स की तरफ बढ़ रहा है और वाई की तरफ बढ़ रहा है। ये हुआ पी एक्स। एक दूसरा है जिसमें वाई में बढ़ रहा है तो वो पी वाई, जेड में बढ़ रहा है वो पी जेड, ठीक है। तो एक दो लोब एक्स एक्सिस पर, दो लोब वाई एक्सिस पर, दो लोब जेड एक्सिस पर। ये हुए तीन पी और वाई। जब इसका नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। एक इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखिए कि हम लोग जो तीन ऑर्बिटल का तीन डायग्राम बनाते हैं और इसमें हम लोग +1 0 -1 लिखते हैं, कुछ लोग उल्टा भी लिखते हैं, कुछ लोग -1 0 +1 लिखते हैं। तो इसमें
हम लोग करते क्या हैं, तो लिखते हैं px, py और pz। हम समझते हैं कि px का -1 हुआ, py का 0 हुआ, pz का +1 हुआ। या मेरे तरफ लिखेंगे, मेरे तरफ तो ये px है, py है, pz है। आप दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, इस माइनस प्लस का एक्स वाई जेड से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए बेटर है कि जब हम लोग माइनस प्लस लिखें तो एक्स वाई जेड नहीं लिखें, क्योंकि ये पक्का है कि पीजेड वाला 0 है। दुनिया में किसी संसार किताब में देख लो तुम, कहीं भी ऐसे ही लिखा हुआ है +1 0 -1 या -1 0 +1। तो तुम px py pz लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हमको बहुत ज्ञान नहीं चाहिए +2 क्लास में, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम px py pz जब लिखेंगे तो वो माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, और जब माइनस प्लस लिखेंगे तो px py pz नहीं लिखेंगे। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। रियल क्या है, आपको काम नहीं है कि हम लिख देते हैं अपना। रियल ये है px pz py, ये है +-1, ये 0, ये -+। रियल में ये, इसीलिए कोई लोग लिखता है -0+, कोई लिखता है +0-। लेकिन दिस वन इज मोर एक्यूरेट देन दिस वन। +2 लेवल में ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो अगर आप वो सीख लेते हैं तो लोग आपको अधिक काबिल समझेंगे, ठीक है। वैसे कोई रिलेशन हम लोग नहीं निकालेंगे। हम जब एक्स वाई जेड लिखेंगे तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, और जब माइनस प्लस लिखेंगे तो माइनस प्लस लिखेंगे। कोई दिक्कत? पी और वाई चल के शेप क्या होंगे, डबल डम्बल। क्या शेप होगा, डबल डम्बल। और कितने होंगे, 3। नाम क्या होगा, px py और pz, px py और pz। कोई दिक्कत? पूछते रहो, मन में क्वेश्चन आता है तो, या चैट में लिखो। एनी क्वेश्चन? नहीं। अब आते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप होता है, डी का शेप होता है डबल डम्बल। और आपको मालूम है डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। शेप होता है डबल डम्बल, 2 डमरू, 2 डमरू, डबल डम्बल, 2 डमरू ऐसा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। एक डमरू एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। इसका नाम dx² - y²। अब ये नहीं पूछना कि ये नाम क्यों है, ये नाम सब कारण है, लेकिन आपके लेवल का नहीं है। अगर आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो पढ़ेंगे। बीएससी भी पढ़ सकते हैं थर्ड पार्ट में, नहीं तो एमएससी। +2 के बाद कहीं चले गए मेडिकल इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड में, तो जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे, इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, इसका नाम है dx² - y², जिसका लोग x और y पर है। दूसरा है dz², dz²। z एक्सिस पर, z एक्सिस का तो हम प्रोजेक्शन ही दिखा सकते हैं। इसका नाम है dz²। इसमें एक लोब है z एक्सिस पर, और एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। डेफिनेट समझते हैं कोई आदमी? एक गोल जैसा,
गोल जैसा कोई वस्तु, मिठाई भी बनता है गोल जैसा, गोल मिठाई। जलेबी तो पूरा होता है, बीच में सही बोले, हाँ ऐसा ही होता है। तो ये बीच में मतलब ऐसा होगा, ऊपर भी लोब होगा, नीचे भी लोब होगा, और एक ऐसा सर्कुलर लोब होगा, सर्कुलर, उस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, एक प्लेट ले लो, प्लेट, अब प्लेट के नीचे ग्लास रख दो, ऊपर एक ग्लास रख दो, होगा। एक प्लेट के ऊपर एक ग्लास रख दीजिए और नीचे ग्लास रख दीजिए, तो प्लेट हुआ टफ नेट, ऊपर जो नीचे ग्लास ऐसा हो गया लो, है ना। इस ऐसा होता है dz स्क्वायर, और इस दोनों को बोलते हैं हम लोग एक्सियल। ये सब ज्ञान की जरूरत पड़ेगी 12th क्लास में, कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो 2 होते हैं एक्सियल। क्यों? इसका लोब देखिए एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, इसका लोब जेड एक्सिस पर है। और 3 होगा जिसका लोब एक्सिस के बीच में होगा, एक्स और वाई के बीच में, इसका नाम होगा dxy। एक्स और जेड के बीच में होगा, इसका नाम होगा dxz। और y और z के बीच में होगा, उसका नाम होगा dyz। dxy, dxz, dyz, इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, ठीक है। ये एक्सियल और वो नॉन एक्सियल, ये 2 हैं तो इसको ई लिखते हैं सिंबल में, और ये 3 है तो टी लिखते हैं। टी मतलब जानते हैं 3, टी मतलब 3। तो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। शेप कैसा है? डबल डंबल। शेप कैसा है? डबल डंबल। 3 है नॉन एक्सियल, जिनके लोब एक्सिस के बीच बीच में है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई के बीच में है, एक्स वाई के बीच में यहां पर लोब है, एक्स जेड के बीच में यहां पर लोब है, और वाई जेड के बीच में यहां पर लोब है। जिसका लोब एक्स और वाई के बीच बीच में है वह dxy है, जिसका लोब एक्स और जेड के बीच में है वह dxz है, जिसका लोब y और z के बीच में है वह dyz है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, और पांचों का एनर्जी सेम होता है नॉर्मल कंडीशन में। इसको डीजेनरेट बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेट, डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। तीनों के पांचों के एनर्जी सेम है सामान्य कंडीशन में, आगे जाने पर बदल सकते हैं। एफ ऑर्बिटल 7 होंगे, लेकिन वो तो ट्रिपल डंबल होगा, उसको तो कभी भी 2 डायमेंशन हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, है ना। वैसे आपको कभी हम दिखा देंगे, मेरी एक बुक में है उसका फिगर, लेकिन जरूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन आप जान लीजिए एफ ऑर्बिटल्स आर ट्रिपल डंबल, 3 डमरू, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, उसके बीच में भी, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें जो अभी दिखाए थे हम P वाला, PX है या PY है, तो अगर मान लीजिए PX का लोब है दोनों तरफ x एक्सिस पर, प्लस x और माइनस x पर, प्लस x पर माइनस x पर, ये जो बीच से प्लेन पास करेगा, इस प्लेन पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप, मैं फिर से बनाकर दिखाता हूं। ये है px ऑर्बिटल, इधर है
प्लस एक्स इधर माइनस एक्स। यहां से जो प्लेन गुजरेगा, यहां से प्लेन ऐसे जेड एक्सिस होते हुए ऐसे जेड एक्सिस को काटते हुए ये जो प्लेन गुजरेगा इस पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यही हुआ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन डी में भी यहां से जो प्लेन गुजरेगा, ये प्लेन कॉर्नर से, ये प्लेन कॉर्नर से, ये होंगे नोडल प्लेन। तो पी सब ऑर्बिट में, पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होंगे और डी में 2 नोडल प्लेन होगा। एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन बोलते हैं हम लोग एल। इतना एल है, एस का एल 0 है, नोडल प्लेन 0। टी का एल 1 है, उसमें एक नोडल प्लेन। डी का एल 2 है, इसमें 3 नोडल प्लेन। एफ का एल 3 है, उसमें 3 नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ लिए? एस स्फेरिकल होगा, पी डम्बल होगा, डी डबल डम्बल होगा। एस अकेला होगा, पी 3 होंगे, डी 5 होंगे। एस का नाम सिर्फ एस है, पी का नाम पी एक्स पी वाई पी जेड, डी का नाम डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम सबका सेम होगा, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, साइज बढ़ता जाएगा। वैसे ही डी का भी सभी डी का शेप सेम होगा, 3d का, 4d का, 5d का, सिर्फ साइज बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई मन में क्वेश्चन आया? अब अंतिम टॉपिक यही है, नोड्स। द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी सरफेस और सिंपली नोड। nवा ऑर्बिटल के लिए n-1 रेडियल नोड होंगे। अगर कोई nth है, 3p है, तो रेडियल नोड कितने होंगे? n-l-1। जैसे कोई आपसे पूछे 3D में कितने रेडियल नोड होंगे? इसका n हो गया 3, l हो गया 2, 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा? 3D में एक रेडियल नोड होंगे। ठीक है, सॉरी 0 ना, 0, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। कोई पूछेगा कि 3p में कितने रेडियल नोड होंगे? तो n हुआ 3, l हुआ 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 1। 3p में एक रेडियल नोड होंगे, 3d में कोई रेडियल नोड नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? The region where probability of finding electron is 0 is called node। अगर वो स्फेरिकल है तो नोडल स्फीयर, अगर प्लेन है तो नोडल प्लेन, अगर लाइन है तो नोडल लाइन। ठीक है, तो 2 तरह के नोड की बात करते हैं हम लोग। ये रेडियल नोड हुआ, और एंगुलर नोड होता है, या इसको नोडल प्लेन कहते हैं। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, ये होता है L। और टोटल नोड होगा n माइनस l माइनस 1 प्लस l बराबर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ नोड, कभी आपसे कोई पूछे तो आप निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू n। ठीक है, तो इसके साथ आज का ये क्लास मेरा समाप्त हुआ, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी खत्म हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर था, अगला इससे छोटा होगा, फिर केमिकल बॉन्ड बड़ा होगा, लेकिन यह सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मूल रूप से जो रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर निकालना,
ये आपको सीखना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बना लिए हैं तो सो फार सो गुड, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। जो हमसे पूछना हो पूछ लीजिएगा। कल मैं आपके लिए समय रखता हूं। आप लोग का जो प्रॉब्लम हो वो आज ही व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा तो कल तक, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर क्लास से बनाने में टाइम लगेगा। तो आप अगर पहले लिख देंगे, पता हो कितना है, उस ढंग से मैनेज कर लेंगे, ठीक है? और परसों टेस्ट होगा। आपको पता है कि हर लेसन के खत्म होने पर मैं टेस्ट लेता रहूंगा। एक दिन आपको समय दिया, जो क्वेश्चन हो सो पूछ लीजिएगा। अगर उसके बाद भी बच जाएगा तो मैं उसके बाद बताता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेसन खत्म हो गया डज नॉट मीन कि मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अब समय पर कर लेंगे आपको बेनिफिट होगा, है ना? इसलिए पढ़ लीजिए और जो प्रॉब्लम हो वो कल हमसे पूछ लीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं पूछेगा तो कल ही टेस्ट ले लेंगे, क्या? ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।